जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का ज्योग्राफी का सभी इम्पॉर्टेंट सवाल देखेंगे जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि SA1 के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए और आपको परीक्षा की तैयारी आसानी से हो पाए। तो देखिए, सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहा जाता है। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को क्या कहलाती है। तो क्षैतिज रूप से जो वायु गतिशील होगी उसको हम लोग पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पृथ्वी पर, याद रखिएगा, पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो किया जाता है पवनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि वायुमंडल द्वारा धरातल पर डाले जाने वाले भार को क्या कहते हैं। अब इस पर जो भार बनता है ना, इसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं यानी प्रेशर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वायु दाब मापने वाली इकाई क्या है। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। मिली बार। क्या हो जाएगा? मिली बार। कभी कभी सिर्फ बार लिखा रहेगा तो ध्यान रखिएगा। समुद्र तल पर औसत वायुमंडल दाब, याद रखिएगा, समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो ये जो होता है आपका 1013.02 मिली बार। धरातल के निकट वायु के सघन होती है, इसका मुख्य कारण क्या है। यानी कि धरातल पर निकट में जो वायु होती है वो सघन होती है, इसका कारण होता है गुरुत्वाकर्षण। क्योंकि जो धरातल होती है हमारा, जो पृथ्वी होती है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण होता है ना। चलिए, एक समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो ये जो कहलाती है ये समदाब रेखाएँ कहलाती है। ठीक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको हम लोग को इग्नोर करना होगा क्योंकि अब आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायु दाब मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो होता है एंड्रॉयड बैरोमीटर। क्या होता है? एंड्रॉयड बैरोमीटर। अगर सिर्फ बैरोमीटर भी रहे तो आप वहाँ पे आंसर करके आना। कोरियोलिस बल का प्रभाव ध्रुवों पर होता है। क्या होता है? तो ये जो वहाँ पे होता है वो सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। निम्न दाब वाले क्षेत्रों में वायु का अभिसरण कैसा होता है। तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर, नीचे की ओर उतरती है। ठीक है। ITCG का विस्तारित रूप क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, तो इसको देख के जाना है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट में आपको कौन सा सवाल देखना है। ये देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अटलांटिक महासागर में किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हरिकेन के नाम से जाना जाता है। विली विलीज नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से है। हरिकेन क्या है ये आपको बतानी है, तो हरिकेन के बारे में भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो हरिकेन जो है ना वो आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। एक क्या है? चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु परिसंचरण प्रणाली का व्यास कितना होता है। तो ये जो व्यास होता है इसका 150 से 300 किलोमीटर का व्यास इसमें होता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। तो ये जो बल आपको कहा जाएगा ये कहा जाएगा कोरियोलिस बल। आप सोच रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन एग्जिट हो जा रहा है। एग्जिट हम लोगों को जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि समय कम बचा है और बहुत सारे सवालों को डिस्कस करना है, इसीलिए कुछ सवालों को छोड़ना ही बेहतर होगा। ठीक है। समदाब रेखाएं दूर दूर तक, समदाब रेखाएं यदि दूर दूर हों तो वैसी क्षेत्रों में दाब प्रवणता कैसी होगी। तो वैसी क्षेत्रों में जो दाब प्रवणता होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि पीरू, याद रखिएगा, पीरू कैसी जलधारा है। अब ये जो पीरू है वो जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो उपयोग होता है MT यानी छोटा m और बड़ा T का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद ये जो सवाल है आपका ENSO। ठीक है, ENSO का जो होता है विस्तारित रूप क्या होगा। तो ये होता है आपका, है ना, इनिनो साउथर्न ओसिलेशन। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो ये तो आपको हो गया एक चैप्टर का। अब चलिए दूसरे में लेकर चलते हैं जहाँ से देखेंगे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा।
अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सवाल आपको दिख रहा है कि वायुमंडल में जल की कितनी अवस्थाएं होती है, यानी कि जल जो होता है वो 3 प्रकार के होता है, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस के रूप में भी होता है। मौसम परिघटनाएं महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो मौसम की परिघटनाओं में जो महत्वपूर्ण योगदान होगा वो जलवाष्प का होता है। वायुमंडल के आयतन में जल का वाष्प का कितना अंश होता है? तो इसमें जो जलवाष्प का अंश होगा 0 से 4% होगा। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविकता की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को किस में मापते हैं, ये याद रखिएगा। तो ग्राम प्रति घन मीटर में, ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। ठीक है। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना क्या कहलाता है? तो जलवाष्प के जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको हम स्किप कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बादल आकाश में सबसे ऊंचे होते हैं? तो कौन से बादल आकाश में? तो पक्षाप बादल। याद रखिएगा, पक्षाप बादल जो है आकाश में सबसे ऊंचे होते हैं। आप यहाँ पे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जैसे जो बादल सबसे ऊंचे, पक्षी क्या होता है सबसे ऊपर उड़ता है ना, तो पक्षी से पक्षाप याद रखिएगा। ठीक है, पक्षी से क्या याद रखना है? पक्षाप। पक्षाप बादल की ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है, ये भी याद रखिएगा। 8,000 से 12,000 मीटर। क्या होता है? 8,000 से 12,000 मीटर। संवहनीय वर्षा के दौरान किस प्रकार का मेघ बनता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये बनेगा कपासी मेघ। कैसा बनेगा? कपासी मेघ बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? वर्षा की जो मात्रा होती है वो निर्भर करेगी वायुमंडलीय नमी के ऊपर। किस पर करेगी? वायुमंडलीय नमी के ऊपर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से बादल का रंग सफ़ेद होता है किसके कारण? तो ये होगा आपका पक्षाप बादल। यानी कौन से बादल का रंग जो है सफ़ेद होगा? तो पक्षाप बादल का रंग जो होगा वो सफ़ेद होगा। ओस का निर्माण निम्नलिखित में से किस ऋतु में होता है? तो ओस का जो निर्माण होता है वो शीत ऋतु में होता है ना, ठंड के दिनों में होता है। चलिए, वृष्टि छाया प्रदेश किससे संबंधित है? तो वृष्टि छाया प्रदेश जो संबंधित है वो हो जाएगा आपका पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से तड़ित मेघ किसे कहा जाता है? तो तड़ित मेघ जो कहा जाता है वो कहा जाता है कपासी वर्षा को। किसको कहते हैं? कपासी वर्षा को। नेक्स्ट है आपका, दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में वर्षा होती है। तो यहाँ पे जो वर्षा होती है वो संवहनिक वर्षा होती है। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका, किस प्रकार के बादल के आने से सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभाव मंडल बनते हैं? ये सवाल भी अच्छा है। तो पक्षाभ स्तरीय बादल के आने से। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये हो जाएगा आपका आइसोहाइट्स। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जल चक्र का भाग नहीं है? अब यहाँ पर कौन जल चक्र का भाग नहीं है? तो जल योजन जो है नहीं होगा, लेकिन संघनन होता है, वर्षण होता है और वाष्पीकरण होता है। ये तीनों होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन पाया जाएगा? वही पक्षाभ। ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। वर्षा मापन क्या है? तो वर्षा किससे मापन जो होता है, कोई उसका आधार होगा ना, वर्ष कितना पानी बरसा नहीं बरसा, तो उसका होता है आपका सेंटीमीटर। हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो हिमपात जो होता है वो मुख्यतः जो होता है वो पर्वतीय क्षेत्र में, यानी पहाड़ी क्षेत्र में ही हिमपात। अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है? अब ये अम्लीय वर्षा के बारे में बताना, ये जो होगा आपका फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के कारण होता है। किसके कारण होता है? फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा चक्रवात के कारण होती है? तो कौन सी वर्षा जो होगी चक्रवात के कारण होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शंस भी, चक्रवातीय वर्षा। ठीक है। भूमध्य सागरीय वर्षा की पेटी किन अक्षांशों के बीच है? तो ये है आपका 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। नेक्स्ट है आपका, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो ये वर्षा होती है आपका चक्रवातीय वर्षा। ठीक है। वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किस यंत्र के द्वारा होता है? तो वायुमंडलीय मापन जो होता है ये हाइग्रोमीटर के द्वारा होता है। संवहनिक वर्षा किस प्रकार की वर्षा क्षेत्र में होती है? अब ये संवहनिक वर्षा जो होती है वो किस प्रकार के वर्षा के किन क्षेत्रों में होती है, ये बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर विषुवतीय क्षेत्र में। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, ओलावृष्टि का संबंध किसके साथ है? तो ओलावृष्टि का जो संबंध है वो भारी कपासी मेघों से है। ठीक है। संतृप्त वायु किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी? तो संतृप्त वायु जो होगी वो कौन सी दिशा में? तो तापमान के बढ़ने पर। ठीक है, दशा है, दिशा नहीं है, दशा है।
संतृप्त वायु जो है तापमान के बढ़ने पर वो संतृप्त नहीं रहेगी। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी वाले आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। साथ ही साथ इस वीडियोज़ को सबमिट किया था अजय ने रांची से, मेघना ने दुमका से, दृष्टि ने देवघर से। और इसी प्रकार से यदि आपने भी सपोर्ट करना चाहते हैं हमें और हमारे चैनल को तो प्लीज़ अपना नाम और अपने ज़िला का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।